आज हम लोग 7 क्लास नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र शुरू करेंगे। देखिए, लोकतंत्र, ठीक है, ये पहला पाठ है। और लोकतंत्र कहने का मतलब क्या है? जहां सभी लोगों का अपना शासन होता है, ठीक है, अपना नियम कानून होता है, वो हो गया लोकतंत्र। पहले राजतंत्र हुआ करता था, बीच में कुछ जैसे अंग्रेज लोग जानते हैं, वो लोग तानाशाही था। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। लोक देखिए, अब पढ़ना शुरू करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक लाइन में दिया है छोटा सा, जनता का शासन। इसका परिभाषा होता है जनता के लिए शासन, ठीक है। मतलब हम लोग खुद अपना शासन अपने ऊपर खुद करते हैं। शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह निर्णय जनता की सहमति से उसके हित में लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हम लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है, दिखाई पड़ रहा है, और अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जैसा टीवी वगैरह, या फिर अभी जैसे हम लोग एक दूसरे को मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है, जिसमें सीधी तौर पे नहीं देख पाते हैं। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। जनता कौन है? हम ही लोग। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। जनप्रतिनिधि कौन है? हम लोग का नेता लोग होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधियों में वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है, ठीक है। नेता लोग का चुनाव हम लोग करते हैं, जनता हम ही लोग हैं। ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। हम लोग का जो भी माने क्या बोलेंगे, तकलीफ होगा या फिर जो हम लोग को व्यवस्था चाहिए होगा, वो उनके द्वारा हम लोग करवाते हैं, या फिर वो लोग हम लोग को मांग को पूरा करते हैं। जैसे हम लोग के गांव में बिजली व्यवस्था या पानी की व्यवस्था, सड़क अच्छा होना चाहिए, इसका देख रेख करने का जिम्मेदारी उनका हो जाता है। और भी बहुत सारा काम है इस तरह का, राशन से संबंधित भी होता है, या फिर स्कूल में भी कुछ वो लोग अपना भागीदारी कर सकते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी नेता को चुन लेते हैं, जीत जाता है, कोई विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, वो उसके बाद किसी भी गांव में या किसी भी लोग से नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग का क्या समस्या वो कैसे जानेगा? नहीं जान पाएगा ना, और वो काम भी नहीं करेगा, तो फिर उसको जिता के क्या फायदा? बेकार हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग बीच में आना पड़ेगा, और हम लोग को दुख दर्द को समझना होगा, और उस हिसाब से वो काम करेगा, ताकि हम लोग को राहत मिलेगा, हम लोग के लिए भला होगा, ठीक है। तो उसी से वो अपना विश्वास हासिल करता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्व स्वीकृत प्रणाली है, ठीक है। देखो, आज जितना भी देश है, लगभग 200 देश को मान्यता दिया गया है। ऐसे तो 300 350 से भी ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन मान्यता लगभग 200 देश को ही मिला है, देश का दर्जा। तो इनमें से अधिकतर देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली, यानी कि जहाँ पे चुनाव होता है, वोट होता है,
इसको सभी लोग सर्व स्वीकृत यानी कि पसंद करते हैं और ये चल रहा है। आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये लोकतंत्र जो है जिसमें हम लोग वोट देते हैं, इसका विकास कैसे हुआ अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, भारतीय संसद क्या एक चित्र दिखाया है आगे। लोकतंत्र का विकास, इसकी लोकप्रियता। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस, यूनान में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यूनान के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस, यूनान देश है, ठीक है, में लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं बहुत पहले से। यूनान में कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। समानता की मतलब देखो क्या है कि हम लोग यहाँ पे नेता चुनते हैं तो हम लोग जो भी अपना पसंद नापसंद होता है हम लोग सरकार को सीधे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा सामने का नेता होता है वो अपने बड़े नेता को बोलता है और वही बाद में उस तरह का नियम लागू किया जाता है। जबकि ये पहले नहीं हुआ करता था, राजा राजतंत्र होता था, राजा जो बोलेगा वही करना पड़ता था, ठीक है। तानाशाही में भी वही होता है, ये लोग जो बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा। लेकिन समानता में क्या है, यहाँ पे सभी को समान अधिकार मिलता है। आगे, मानव समानता लोकतंत्री व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है, ठीक है। देखो, मानव समानता लोकतंत्री व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। ये बहुत बड़ा गुण है कि समानता का अधिकार मिल गया। किसी को भी जाति, धर्म, ऊंच नीच या स्त्री पुरुष, लड़का लड़की बोल के किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। गोरा काला या कुछ भी चीज को लेके हम लोग उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबको समान दृष्टि से देखना होगा और सबको समान अधिकार देना होगा। यह समानता का अधिकार, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। अपने पिछली कक्षा में इतिहास की पुस्तक में लिच्छवी एवं बीजी गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। ये देखिए, ये दो जगह का नाम है, लिच्छवी और बीजी। गणराज्य कहने का मतलब होता है उसका अपना शासन, ठीक है। उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था, ठीक है। जैसे हम लोग का पूरा भारत देश को मान लो, यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन कुछ राज्य होगा जहाँ पे राजतंत्र होगा, राजा होगा। जैसे मान लो कश्मीर का एक अपना उसका संविधान चलता था, उसका अपना नियम कानून था। हम लोग भारत के नियम से उसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है कि लोग एक राजा बना सकता है। जैसे आज के डेट में क्या है, भूटान, नेपाल, भूटान में राजतंत्र है, वहां पे राजा है, छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा देश है, आज भी वहां पर राजा है, ठीक है। तो माने देश में ये चल रहा है, लेकिन कुछ जगह में राजतंत्र था। आगे, कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। कालांतर मतलब, काल मतलब समय होता है। इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो पूरे विश्व में राजतंत्र और एक तंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। मतलब लोगों को लगने लगा कि ये राजा लोग अपना मनमानी करता है, या फिर तानाशाही जो हो जाता है वो भी अपना मनमानी करता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ता था। जैसे पहले आदमी को बांध के बेचा जाता था, उसको मजदूर जबरदस्ती बनाया जाता था, तो ये सब बहुत तकलीफ देता था। तो ये सब चीज अब देखो,
आदमी है तो सबका इच्छा तो एक जैसा हो सकता है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहेगा, तो उसको कैसे हो सकता है? जब उसको समानता का अधिकार मिलेगा, अपना हक आवाज रखने का मौका मिलेगा, तब जाके आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है। पहले ही बता चुके हैं, राजतंत्र में शासन की बागडोर माने राजा के हाथ में होता है। राजा जैसा नियम लागू करना चाहेगा वैसे कर सकता है। वो जिसको जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका निर्णय अंतिम होता है। कोई चोरी किया, बोलेगा इसको फांसी चढ़ा दो, तो उसको फांसी लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। चोरी किया तो भाई उसको कुछ जुर्माना पैसा देना पड़ेगा, कुछ महीना के लिए उसको जेल में खटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अपना मनमाजी कर सकता था, या चाहे वो कोई आदमी किसी को मार दिया, जान से मार दिया, राजा चाहेगा कि नहीं इसको छोड़ दो तो छोड़ देता, ठीक है। तो वो अपना मन मानी कर लेता था किसी के साथ भी। लेकिन अब लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आगे, इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करता था। देखो, उस समय के काल में यदि राजा अच्छे रहते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी रहते तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। एकदम सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग रामायण सुनते हैं, रामराज बोलते हैं। राम भगवान जो थे वो क्या करते थे? पूरे राज्य के हर आदमी को समान हक देते थे, ठीक है। जो बोलता था वो करते थे। सोचो, लोग बोला कि सीता बाहर रह के आई, उसको अग्नि परीक्षा दो, तो वो अग्नि में उसको जलाने के लिए हो गया। अब चाहता तो वो राजा था, सीधे मना करता था, तुम लोग कौन होता है ऐसा बोलने वाला, हम ऐसा नहीं करवाएंगे, बोल सकता था। लेकिन वो राज्य का लोग जो बोलेगा वो उसको मानता था, वो सबका खुशी चाहते थे, ठीक है भगवान। तो उनका शासन व्यवस्था अच्छा था। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे इस तरह के राजा हुए जो अपना ही मनमानी करने लगा। बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे उन सब के बारे में। तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो आगे अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ किया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इसके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा, ठीक है। फ्रांस और रूस, फ्रांस के बारे में आप लोग 9 क्लास में पढ़िएगा, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और रूस सबके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर राजा लोग किस तरह से अपना ही मौज मस्ती में डूबे रहता था। जनता क्या हो रहा है, कैसे भूख में मर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं था, ठीक है। तो अब ये प्रजातंत्र का वो लोग अच्छा आगे, लोकतंत्र गणतंत्री व्यवस्था का विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है, ठीक है। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर होता है। जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है, ठीक है।
माने हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जिसकी में नुकसान होगा। अगर लगता है हम जो सोच रहे हैं इससे सभी लोगों का भला होगा और इसमें हम लोगों का ज़्यादा संख्या होगा, लोगों का मांग होगा, तो सरकार बाध्य होकर उसको मानना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पसंद है तो वो दे दो। लोकतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। देखिए, लोकतंत्र जहां हम लोग अपना नेता चुनते हैं वहां पे हम लोग को बोलने का, वाक यानी कि बोलने का, एवं अभिव्यक्ति माने अपना विचार जो भी मन में सोचे हैं उसको बोलने का पूरा स्वतंत्रता है। वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, अब देखो हम लोग को प्रधानमंत्री को हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी हम लोग बोल सकते हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं तुम ये एकदम गलत कर रहे हो। हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार हम लोग को है। लेकिन राजतंत्र में अगर यदि हम लोग बोल देंगे कि राजा तुम गलत कर रहे हो तो हम लोग दूसरा दिन वो फांसी में चढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में यही सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिला है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि किसी को बोलने का अधिकार मिला है तो किसी को भी गाली गलौज कर दें, ऐसा नहीं है। जो जायज चीज है वो बोल सकते हैं, सही चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लोकतंत्र में सरकार का चयन। लोकतंत्र में सरकार को कैसे चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। यहाँ एक तस्वीर दिखा रहा है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव। देखो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में बताती है। प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देता है। हम लोग का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर देखिए फोटो में दिया है प्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पर क्या कर रहा है, लोग हाथ खड़ा किया हुआ दिख रहा है ना। यानी कि आगे जो खड़े हैं वो लोग सब मंत्री लोग हैं और जिसके नाम पे ज्यादा हाथ उठेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये चुनाव उतना सही नहीं होता है, ये गलत भी होता है। गलत कहने का मतलब किसी से डर के भी आदमी हाथ खड़ा कर सकता है। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनती है। ठीक है, सब मैदान में खड़े हो गए हैं लोग और हाथ खड़ा करके वोट दे रहे हैं। लेकिन ये जैसा बताएं कि इसमें आदमी डर के भी खड़ा कर देगा, क्योंकि वो तो देख रहा है ना। अगर यदि उसके पक्ष में नहीं दिए तो बोलेगा कि तुम हमको वोट नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो वोट होता है अप्रत्यक्ष, अब मंत्री जो चुना गया वो कभी नहीं जानेगा कि हम उसको वोट दिए थे या नहीं दिए थे। कोई किसी को भी पता नहीं चलता। गुप्त मतदान उसको बोला जाता है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
भारत में लोकतंत्र। (1947) में आजादी के बाद भारत के नेताओं ने काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बना। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। अब देखिए इस पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। 1947 में हम लोग का देश 1947 है ना, 15 अगस्त को हम लोग का देश आजाद हो गया। उससे पहले क्या था? गुलाम था। यहाँ पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। उससे पहले किसका था? राजा लोगों का था। राजा लोग को लोग डरा धमका के अपना बस में कर लिया और सभी लोग को बोलने लगा हम लोग जो करेंगे, हम लोग जो बोलेंगे वही सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो सीधे गोली मार दो उसको, है ना। मैं पूरा तानाशाही शासन हो गया उसके बाद। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि ये गलत है, तो हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़े और उसके बाद जब शासन व्यवस्था के लिए विचार हुआ तो अब हम लोग यहाँ पर क्या किए? लोकतंत्र को अपनाए कि हम लोग सभी लोग एक नेता चुनेंगे। और इसके बाद क्या होने लगा कि प्रत्येक 5 साल में हम लोग का चुनाव होने लगा। मताधिकार मतलब मत, अपना वोट देने का अधिकार सभी व्यक्ति को है। वो किसी भी जाति, धर्म, अमीर गरीब जो भी हो, सबको ये अधिकार दिया गया। बस उसका उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, आगे मताधिकार की समानता। ये करते हैं मताधिकार की समानता। वोट देने की समानता को बोला है मताधिकार की समानता। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। वैधानिक मतलब क्या? कानूनी अधिकार। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। वयस्क कहने का मतलब जिसका 18 साल से ऊपर हो चुका है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समानता के सिद्धांत पर आधारित यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी
समानता के कानून प्रावधानों की आवश्यकता होती है। वोट देने के लिए तो समानता का अधिकार दे दिया सबको कि सबको ही वोट देगा, ठीक है, लेकिन बात वहीं तक खत्म नहीं होता है। आगे भी सारे चीजों में हर जगह में तुमको समानता देना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पे देखा, जैसे हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया, ठीक है, तो वो देखे कि यहाँ काफी लोगों में असमानता है। कुछ धनी लोग हैं जो आराम से शिक्षित पढ़ लिख रहे हैं और जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और गरीब कुछ खास जाति के लोग ही है, ठीक है। तो उनको आगे लाने के लिए वो क्या किए कि उनको आरक्षण दिया, ठीक है, कि उन जाति के लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे वो लोग अब पढ़े और कम नंबर में भी वो लोग को मौका मिलेगा। नहीं तो क्या होता था कि अब जो जागरूक लोग था वही लोग सब जगह आ जाता, और जो कमजोर गरीब ST SC थे वो लोग पीछे ही रह जाते। इसलिए उनको भी साथ में लाने के लिए ये आरक्षण बनाया, ठीक है, और सबको समान अवसर देने का कोशिश किया गया। आगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए भारतीय लोकतंत्र में क्या समानता है, इसके बारे में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर दिया है पैराग्राफ में कि किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे लिंग, ठीक है, स्त्री पुरुष के नाम पे या धर्म के नाम पे या किसी जाति के नाम पे, या फिर उसके शैक्षिक स्तर, मैंने कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। अब क्या क्या समानता दिया है अब हम लोग देखते हैं सीरियली के। पहला नंबर, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी, ठीक है। मतलब कानून की नज़र में हर आदमी, वो चाहे नेता हो या खुद पुलिस ही क्यों ना हो या फिर क्यों जज ही क्यों ना हो जो लोगों का फैसला सुनाता है, या कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, सबके लिए कानून बराबर है। सबको समान सजा मिलेगा अगर यदि कोई गलती करता है तो। दूसरा नंबर, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक जो सबके लिए होता है, ठीक है, जैसे सरकारी जो भी बोलते हैं वो खास तौर से सार्वजनिक होता है, निजी नहीं है। तो निजी माने हम लोग का अपना होगा तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो हम लोग किसको आने दें किसको नहीं आने दें बोल के। लेकिन जो सार्वजनिक सरकार का होगा तो उसमें सब कोई जा सकता है, सब कोई अपना भागीदारी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, खेल का मैदान, वो सभी कोई खेल सकते हैं। होटल में सभी कोई जा सकता है। दुकान, किसी दुकान में हर तरह का आदमी जा सकता है। तथा बाजार में भी सभी किस्म के लोग, जाति धर्म के लोग आ सकते हैं। में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं, जो सरकारी कुआं वगैरह होता है, एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। रास्ता किसी के लिए हम लोग बंद नहीं कर सकते, ठीक है।
तीसरा, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है, मतलब ये खत्म हो चुका है बोल रहा है। लेकिन कहीं कहाँ मतलब कुछ ऐसा पिछड़ा गांव है जो थोड़ा बहुत इस चीज को अभी भी मान रहा है, लेकिन पढ़ाई ये खत्म हो चुका है। चौथा है, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। सार्वजनिक रोजगार में जैसे जितना भी सरकारी नौकरी वगैरह होता है, ठीक है, इसमें हर आदमी जा सकता है, वो डीसी हो या बीडीओ हो या सीओ हो, हर तरह का आदमी बन सकता है। अमीर गरीब जात पात से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ठीक है, ये असमानता को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारा योजना लागू किया, जैसे आरक्षण दे दिया, लोग जो गरीब हैं उनको राशन दिया जा रहा है, ठीक है, मुफ्त में दिया जा रहा है, सस्ते दामों में दिया जा रहा है। तो ये समानता लाने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो सोचो 1 रुपया चावल कोई देगा? 1 रुपया चावल तो फ्री, तो जो लाता है उसके लिए 1 रुपया जाता है, नहीं तो सरकार तो फ्री दे दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले। ठीक है, आज देखो सारा सुविधा गरीब लोगों को भी मिल रहा है, घर मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, ठीक है, उसमें शौचालय मिल रहा है, पानी की व्यवस्था मिल रहा है, स्कूल में बच्चे को कपड़ा, कॉपी, किताब, स्टाइपेंड, साइकिल, जूता, सारा चीज उसको मिल रहा है, अच्छे अच्छे टीचर भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जबकि यही चीज प्राइवेट में बहुत महंगा फीस देके लेना पड़ता है, और यहाँ सरकार फ्री में दे रहा है समानता लाने के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई हैं। ठीक है, हम लोग का स्कूल में भी मध्याह्न भोजन चलता है, मिड डे मील, ठीक है, जिसमें बच्चा को पौष्टिक भोजन मिलता है और घर से बना के लाने का समस्या भी दूर हो जाता। माँ बाप को जो दे नहीं पाता था तो बच्चा भूखा रह जाता था, ये सब समस्या दूर हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए
मध्याह्न भोजन योजना लागू है। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री, या फिर हम लोग का केंद्र बोलने से क्या होगा, जो हम लोग को प्रधानमंत्री के ये से आता है। ठीक है, और राज्य सरकार हम लोग अपना राज्य का जो मुख्यमंत्री के ये से आएगा फंड से। अच्छा, आगे इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में ये मिड डे मील जो है वो पहले इसको चालू किया, फिर देखा कि ये चालू होने से बच्चा अब स्कूल आना चाह रहा है। पहले क्या होता था कि बच्चा कुछ घंटा में थक जाता था, भूख लगने लगता तो घर चला जाता था, तो पढ़ाई पूरा नहीं हो रहा था। अब उसको टिफिन के वक्त में खाने मिल जा रहा है, तो वो आराम से वो पूरा क्लास कर रहा है, उसका मन भी लगता है पढ़ने में। तो अब इसको 2001 ईस्वी से पूरे देश में लागू कर दिया गया। आगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में प्राइमरी स्कूल और उच्च प्राथमिक यानी कि मिडिल स्कूल तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन यानी कि एडमिशन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, मतलब बच्चा स्कूल से भागने नहीं लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माँ लोग जो हैं वो इससे काफी राहत मिली। माने वो अब आराम से काम कर सकती है, उसको बच्चा को खिलाने जाना बोल के अब वो परेशान नहीं रहेगी। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ। ठीक है, जातिगत कहने का मतलब जाति तो हम लोग समझ रहे हैं, बहुत तरह का जाति है, ऊंचा नीचा जैसा है ना। पूर्वाग्रह मतलब जो हम लोग पहले से एक सोच बना लिए हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले से धारणा बना लिए हैं, भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, सबको ही कर सकते हैं, हम भी आदमी हैं और जो कर रहा हो वो भी आदमी है, तो क्यों नहीं कर सकते, हर आदमी कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या था कि जिसके पास जो सक्षम धनी आदमी था उसको खाने मिल रहा था और हमको खाने नहीं मिल रहा था, भूखा पेट थे तो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। अब मेरा भी पेट भर रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सोच पूर्वाग्रह मतलब पहले का जो सोच था वो अब कम होने लगा। भारत में असमानताएं, भारत जो हम लोग का देश है इसमें क्या क्या असमानताएं हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ने से हम लोग को पता चलेगा। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। ये हम लोग हर जगह देखते हैं कि लोग
एक जैसा काम में नहीं लगा है, वो अलग अलग काम करता है। कोई किसान है, कोई मजदूर, तो कोई ऑफिस में काम करता है, स्कूल में, बाजार में, दुकान में। ठीक है, आपको कई ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। ट्रेन में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है। प्रायः इनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता। ये सब छोटा छोटा बच्चा जो भिखारी टाइप का होता है, लोग को हम लोग अक्सर इस तरह का हम लोग देखते हैं। आगे, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। आपकी सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग जात पात का बात करते हैं, ये सब ज्यादातर गांव में ही देखने को मिलता है। शहर के जो बड़े लोग होते हैं वो लोग अपना बराबरी को देखते हैं। कहने का मतलब हम कितना कमाते हैं, किस तरह का कमाई धमाई है, उसी हिसाब से वो अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। और गांव में अक्सर देखा जाता है कि अगर यदि कोई बहुत अच्छा घराने का है और वो जात का नहीं है तो उसको लोग नापसंद कर देते हैं, क्योंकि पहले से उस तरह का रिवाज बना हुआ है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर यदि उसका अपना आत्मसम्मान नहीं है तो वो बेकार है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यहाँ लास्ट में बहुत अच्छा चीज लिखा है कि केवल कठिन और निरंतर संघर्ष, मतलब हमेशा प्रयास करते रहेगा, तभी व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, तो लोग उसको मानने लगेगा। अब जितने भी वैज्ञानिक लोग का उदाहरण ले सकते हैं, लोग कभी भी कोई आविष्कार करने गया तो लोग उस पर बहुत हंसा कि ये पागल क्या कर रहा है, लेकिन जब वो उस काम को पूरा करके दिखा देता है तो लोग दुनिया उसका नाम लेना शुरू कर देता है, जो उसका पहले हंसी उड़ा रहा होता है। उसी तरह से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनका भी जीवन ऐसे ही रहा। ये बहुत गरीब और दलित परिवार से रहे।
इनको क्लास में हमेशा पीछे बैठाया जाता था, स्कूल में झाड़ू वगैरह लगवाया जाता था, मतलब यही कर रहे हैं और बाकी बच्चा अपना क्लास में पढ़ रहा है। माने काफी भेदभाव, सब बच्चा अच्छा से बैठता था, इसको कोई कोना में या फिर क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। लेकिन इनके अंदर क्या बोलते, संघर्ष करने का यह जुनून था कि हमको कुछ करना है और देश के लिए संविधान लिख डाले, और पढ़ाई में भी काफी अच्छे रहे। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैवाहिक विज्ञापन, जैसे बहुत सारे लोग अपना शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए पेपर में या फिर आजकल ऑनलाइन सुविधा है, उस पर अपना विज्ञापन, अपना बायोडाटा यानी कि खुद का परिचय देके उसमें डालते हैं, और जिनको उनका पसंद आएगा उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, आप देखते हैं। तेलिक जाति का है, जिसका एज है 28 साल, उसका लंबाई है 5 फीट 7 इंच, PhD डॉक्टर का उपाधि लिया हुआ है, साथ में एमएड, नेट, जेट, सरकारी शिक्षक हेतु सजातीय कन्या चाहिए, माने अपने ही जात की लड़की चाहिए बोल रहे हैं। अगला है 23 साल का, 5 फीट 3 इंच, स्लिम मतलब थोड़ा पतली, गोरी, स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस में, ब्राह्मण कन्या हेतु स्वजातीय वर चाहिए, ये भी अपना जाति का खोज रहे हैं और इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा दिया है कुर्मी, एज है 27 साल, उसका लंबाई 5 फीट 6 इंच, मैकेनिकल इंजीनियर हेतु, ये लड़का का परिचय हो गया, शिक्षित स्वजातीय वधू चाहिए, माने पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उनके लिए भी। और ये लिया गया है, नीचे दिया है जैसे समाचार पत्रों में वैवाहिक विज्ञापन, पेपर में भी हम लोग अक्सर देखते हैं, वर चाहिए, वधू चाहिए बोल के लिखा रहता है। ठीक है, लोग जो खुद से खोज नहीं पाते हैं रिश्ता, वो लोग वहां पर देते हैं ताकि उनको अपना पसंद का योग्य रिश्ता मिल सके बोल के। आगे मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का मूल्य कहने का मतलब है कि अपना आत्मसम्मान हर व्यक्ति का होता है, वो बच्चा हो चाहे भिखारी, चाहे जैसा भी आदमी है, सबका अपना एक आत्मसम्मान होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ दिया है, देखते हैं। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि तुम पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुमको भी लगने लगेगा वास्तव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शायद हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा आत्मविश्वास वहां पर खोने लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखें
जिनको इस तरह का सुनना पड़ा, और वो ठान लेता है कि आज हमको लोग सुना रहे हैं तो हम इनको करके वो चीज हम दिखाएंगे कि हम भी बड़ा बन सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा है, 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। मतलब जो जूता पॉलिश करवाया वो बच्चा को पैसा फेंक के दे दिया। तो बच्चा का मानना है, वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उससे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। देखिए हम लोग चित्र में देख रहे हैं, पहले यहाँ पर जूता पॉलिश करवा रहा है, फिर वो फेंक के दिया तो बच्चा खड़ा होके बोलता है कि मेरा भी एक आत्मसम्मान है, हम कोई भिखारी नहीं है, पैसा हमको अपना हाथ में दीजिए। तो ये उठा के उनको फिर से उसके हाथ में ये पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बाल संसद। बाल संसद से आप लोग सभी कोई परिचित होंगे। स्कूल में हर साल बाल संसद का गठन किया जाता है जिसमें बच्चे लोग मंत्री होते हैं। देखते हैं इसके बारे में। बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने की एक प्रायोगिक योजना है। मतलब जो हम लोग का मंत्रिमंडल है, जैसे विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह के बहुत सारे मंत्री जो भी हैं, उनका काम इस तरह से होता है, उसको समझने के लिए ये एक तरह का प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल रूप है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने, समस्या के समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। देखिए, जो मंत्री बन जाता है उसको समस्या, जैसे कुछ भी समस्या होता है, वो जिस चीज का मंत्री बना है तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे, और हम अपना नेतृत्व कहने का मतलब हम बाकी बच्चों से किस तरह से काम लेंगे, उसके अंदर वो क्षमता आना शुरू हो जाता है। और सब एक दूसरे से मिलकर किस तरह से काम किया जा सकता है, इसका भी, इस भावना का भी विकास हो जाता है, मिलजुल के काम करने का। झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। ठीक है, मतलब बैठक करते हैं और वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि उनके स्कूल में जो काम होने वाला है या हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत हो रहा है, आगे कैसा करना चाहिए, इसके बारे में वो लोग बैठक भी करते हैं समीक्षा में। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद में संसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित विद्यालय की संख्या पर
निर्भर करती है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो ज़्यादा होगा और कम रहेगा तो उसको कम भी किया जा सकता है संसद को। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाल संसद का उद्देश्य क्या है, ऐसा बाल संसद क्यों बनाया गया। पहला उद्देश्य में विद्यालय विकास हेतु नई योजनाएं बनाना। मतलब विद्यालय के लिए क्या अच्छा हो सकता है स्कूल के लिए, इसके लिए सभी बाल संसद के सदस्य मिलके योजना बना सकते हैं कि उनको स्कूल को कैसे सजाना है या फिर कैसे वहाँ पर शिष्टाचार अनुशासन को लागू करना है, इसके बारे में योजना बना सकते हैं। दूसरा नंबर है विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना। मतलब हर घंटी यानी कि रूटीन के हिसाब से सभी क्लास को इसका इस विषय में भी चर्चा करते हैं कि कैसे किया जाए। तीसरा है विद्यालय के बच्चों को प्रकृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना। और एक चीज़ है, जैसे अभी हम लोग अक्सर स्कूल में देखते हैं कि स्कूल में बगीचा रहता है, कुछ बागवानी या किचन गार्डन कहने का मतलब जहाँ पर थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह उगाया जाता है। तो और साथ ही कुछ पेड़ पौधा स्कूल में लगाने के काम किया जाता है। जैसे गमला में कुछ अच्छे फूल लगाते हैं या फिर बागान में लगाते हैं, पेड़ को अच्छा से सजा के रखते हैं। तो और प्रकृति को हम लोग कैसे और अच्छा साफ सुथरा वातावरण बना के रखेंगे, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। चौथा है कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना। मतलब क्या है कि क्लास में कुछ बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या बदमाशी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए या फिर उनको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा करते हैं संसद के नीचे। पांचवा है बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास में क्या है कि उनका पहनावा, उनका बोलने का ढंग, बातचीत कैसे करें बड़ा से छोटा से, ये सारा चीज व्यक्तित्व का विकास में आ जाता है। और इसके लिए वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह का छोटा बड़ा में हम लोग व्यवहार करेंगे, सबके साथ प्यार से पेश आना है। छठा है विद्यालय को समुदाय से जोड़ना। मतलब विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं वो एक समुदाय हो जाता है, स्कूल परिवार हो जाता है। तो अब हम अपने परिवार के लिए जिस तरह से सोचते हैं अच्छा, उसी तरह से विद्यालय के लिए भी हम लोग को अच्छा सोचना है। ये नहीं कि ये बस सरकारी स्कूल है, इसको जैसा चाहे वैसा छोड़ दें या तोड़ फोड़ कर दें, उस तरह का नहीं है, अपना मान के उसको चलना है। सातवां है विद्यालय प्रबंधन
से जुड़े विषयों की पहचान व उस पर ठोस निर्णय लेना। विद्यालय प्रबंधन में बैठकी अगर बहुत कुछ होता है, उसमें किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है, इस पे भी वो अपना भागीदारी, अपना निर्णय दे सकते हैं बाल संसद के बच्चे। 8वां है विद्यालय को आकर्षक बनाना। विद्यालय को आकर्षक कैसे बना सकते हैं? उसको सुंदर तरीके से सजाएंगे, फूल लगाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तभी वो आकर्षक लगेगा। 9 नंबर है बच्चों की उपस्थिति नियमित करना। मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्कूल रेगुलर आए, इसके लिए क्या करें? ये सोचना है कि बच्चे को हम लोग स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, और इसके लिए हम लोग बहुत सारा उपाय कर सकते हैं कि बच्चों का जोड़ी बना देंगे कि तुम्हारा जो दोस्त है उसको तुम लेके आओ, और रोज आएगा, क्यों नहीं आया उसका कारण भी वो बताएगा। अगला नंबर है 10 नंबर शिक्षण सामग्रियों का रख रखाव व नियमित उपयोग। इसमें क्या है? शिक्षण सामग्रियों का रख रखाव और नियमित उपयोग में क्या है कि जैसे हम लोग का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत तरह की किताब है, उसको सजा के रखना पड़ता है ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा किताब कहाँ पर रखा हुआ है। और जब कोई बच्चा उसको पढ़ने के लिए ले जाता है तो उसको हम लोग रजिस्टर में उसका नाम लिख के रखते हैं ताकि पता चले कि वो किताब किसके पास है, कहाँ है। तो उसी तरह से सारा चीज़ों का जितना भी शिक्षण सामग्री है सबको सही जगह में रखना और उसका उपयोग करना, ये बाल संसद का काम होता है। 11 नंबर है विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन। समय सारणी यानी कि रूटीन के अनुसार पढ़ाई होना चाहिए, हर विषय का क्लास होना चाहिए। तो इसका ध्यान भी बाल संसद के बच्चे रख सकते हैं और उस हिसाब से स्कूल में प्रधान अध्यापक से बात कर सकते हैं। अगला 12 नंबर विद्यालय को स्वच्छ रखना। स्वच्छ रखना मतलब साफ सुथरा, गंदगी नहीं करना है, सभी को साफ सुथरा रहने के लिए बताना है। तो साफ सुथरा रहने से हम लोग का पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बाल संसद का काम होता है। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के प्रावधान। संविधान क्या है? कानून है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के प्रावधान क्या है देखते हैं। पहला नंबर, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव
करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कोई भी किसी को धर्म या उसका वंश को लेकर या जाति या लिंग या जन्म स्थान को लेकर उस पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर का नंबर है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। ठीक है, समझ में आ रहा है। दुकानों में कोई भी जा सकता है, सार्वजनिक भोजनालय जहाँ पे सभी लोग जाते हैं खाने के लिए, होटल में आदमी ठहरने के लिए भी जाता है कुछ दिनों के लिए और खाने के लिए भी जाता है, तो वो जा सकता है। और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल में क्या होगा? सिनेमा घर, चिड़ियाघर, इस तरह का जहाँ पे या फिर मेला वगैरह हो गया, ये सब में कोई भी जा सकता है। क्या ख में है पूर्णतः या अंशतः, माने पूरी तरह से या कुछ हद तक राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कुआं, तालाब, स्नान घर जहाँ पे लोग नहाने के लिए जाते हैं, बाथरूम, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। वहां पे सब के लिए समान होगा। आगे यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। कानून तो है लेकिन सबको एक समान नहीं मिल रहा है। ये सोचने वाला बात है। इसके पीछे क्या होगा? कुछ तो सिस्टम में खराबी होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। आगे देखते हैं। इसके पीछे कारण है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कानून बन चुका है कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना है, फिर भी लोग भेदभाव करते हैं कि बेटा ही अच्छा कर सकता है, बेटा ही हम लोग को खिलाएगा, बेटी तो चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, बेटी भी कर सकती है सब कुछ। तो इस तरह का बहुत सारा धारणाएं हैं जिसके लिए कानून बन चुका है, लेकिन लोग उसको मानना नहीं चाहता है। यह जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं।
मंगता मतलब जो विकलांग वगैरह होता है, किसी चीज से, आंख से, पैर से, हाथ से, कहीं से भी, ठीक है, तो उसके साथ भी लोग भेदभाव करते हैं। आगे इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और कर्मिक रूप से परिवर्तन आता है। हम लोग देख ही रहे हैं, गांव भी बदल रहा है, लेकिन क्या शहर के जैसा है वो? नहीं, क्योंकि आज भी गांव के लोग बहुत पुराना सोच रखते हैं। कोई अगर यदि अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ करता है तो उसको लोग करने नहीं देते हैं, बोलेंगे कि ये मत करो, या तुम करके क्या कर लोगे। ये सब कुछ गलत चीज है जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आगे, वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। ठीक है, वर्तमान दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि हम लोग का जो सोच है, ठीक है, सोच अब कितना फर्क पड़ता है। देखो, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो भी नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल दुर्भाग्य से नहीं है, गरीबी के चलते वो पढ़ना चाहता है और किसी तरह से उधारी लेके या कहीं से भी इधर उधर से पैसा का जुगाड़ करके वो खरीद के पढ़ता है, उसके अंदर जुनून है। यानी कि उसका दृष्टिकोण अच्छा है कि हम पढ़ के कुछ करें, लेकिन जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो नहीं करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? उसका दृष्टिकोण अभी भी सही नहीं है। आगे, इसके लिए उसको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। मतलब हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि हर आदमी, वो छोटा हो, गरीब हो या विकलांग जैसा भी हो, ठीक है, विकलांग को अभी हम लोग दिव्यांग के नाम से भी दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो भी हैं उनके साथ हम लोग को भेदभाव नहीं करना है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक कोई चीज है, उसका ही नाम बदल दिया है। जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। यहाँ सभी लोगों को समान रूप से लगातार सहयोग देना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे विकास कर पाएंगे और वही सभी के लिए सुविधाजनक होगा। सबको अपना सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। आगे है, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या क्या है, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे। गुलाम कहने का मतलब किसी का एकदम नौकर बन के वो
उसी के लिए काम करेगा और उससे वो वेतन भी नहीं मांग सकता है। या छुट्टी भी नहीं ले सकते, इस तरह का होता है। और अफ्रीका से लाए गए थे, उनको बांध बांध के उनको लाता था, एकदम जानवर के जैसे। जैसे हम लोग भेड़ बकरी सबको बांध के बाजार बेचने ले जाते हैं, उसी तरह से। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। 1950 के दशक में मतलब 1940 से 50 ईस्वी के बीच अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, अब ये लोग जो गुलाम थे, ये लोग समान अधिकार पाने के लिए अब आंदोलन किया। मतलब वहाँ के जो राजा या मंत्री जो थे उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिया। इससे पहले वहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। कानून की नजरों में भी वे समान नहीं थे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो अच्छा, मतलब उनका कोई वैल्यू ही नहीं था। आदमी है, उसका बस कुछ नहीं, एक जन मतलब साधारण ये है, कुछ नहीं है। रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया। अहिंसात्मक तरीका मतलब वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बस वहाँ पर रोड में सबको अपना मांग के लिए बस नारा देते हुए चलना है, इस तरह का। या फिर कहीं पर धरना प्रदर्शन करना है, लड़ाई नहीं करना। वे अमेरिका के एक पदारी एवं आंदोलनकारी थे। अमेरिका के एक पदारी जो क्रिश्चियन लोगों का जो होता है ना, जहाँ पे लोग प्रार्थना करने जाते हैं, चर्च, वहाँ का जैसे हिंदू का जो पुजारी होता है उस टाइप का वो पदारी, वह आंदोलनकारी थे। उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का भारत देश में महात्मा गांधी जी को जिस तरह से हम लोग बापू या उनको जिस तरह से हम लोग सम्मान देते हैं, मानते हैं, उसी तरह से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को भी अमेरिका में गांधी कहा जाता है। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार
बहुत बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को पाने वाला पहला भारतीय हम लोग के रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे। आगे, इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। देखिए, अब जो लोग आंदोलन किया उसके बाद क्या हुआ कि उसी साल 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। माने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दे दिया गया। जब ये लोग मांग रखा, सभी लोग इकट्ठा हुआ, तब वहां की सरकार को भी लगा कि लोग को देना चाहिए। अब इस कानून के तहत क्या था, देखो, इस कानून के तहत नस्ल यानी कि काला गोरा जो होता है, ठीक है, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। धर्म या राष्ट्रीय मूल यानी कि वो उस देश का है या नहीं है, इस तरह का भेदभाव को एकदम के लिए खत्म कर दिया गया। निषेध मतलब प्रतिबंध लगा दिया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किसी भी स्कूल में नामांकन हो सकता था। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों का अच्छी व्यवस्था वाले स्कूलों में नामांकन कराने में असमर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि गरीब हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए असमर्थ हो जाता है। लोकतंत्र में समानता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोकतंत्र जहाँ पे हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, तो यहाँ पर समानता के लिए हम लोग को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आज भी हमारे देश भारत में हर जगह ये चीज़ देखने को मिलता है कि अपना मांग के लिए लोगों को अपना आंदोलन करना पड़ता है। आगे, व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।